सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि नवाज शरीफ की वीज़ा में तोसी की दरखास्त बरतानवी हुकूमत ने मुस्तरद कर दी है, जिसके बाद शोर ये मचा है कि साबिक वज़ीर मुश्किलात बढ़ गई हैं। इनकी अगली मंजिल के बारे में अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि वो क्या हो सकती है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज़ अहसन ने तो सीधे सीधे कह दिया है कि मियाँ साहब की अगली मंजिल जद्दा या दिल्ली हो सकती है। लेकिन दूसरे कानूनी माहिरीन के मुताबिक हुनूज दिल्ली दूरस्त, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने बरतानवी हुकूमत के फैसले के खिलाफ ट्रिब्यूनल में अपील कर दी है। अगर यहां से इन्हें खैर नहीं मिलती तो फिर वो बरतानवी अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं और इस सारे प्रोसेस में 2 से 3 साल तक लग सकते हैं। इस अरसे में इनका क़याम लंदन में ही रहेगा। इस सारे मामले को लेकर हुकूमत और नून लीग में शिकवा जवाब शिकवा का सिलसिला शुरू है। इल्ज़ाम तराशियां हैं, बयानबाजियां हैं और दावे हैं। अगर लेकिन सवाल बड़ा यह है कि नवाज शरीफ बरतानवी अदालतों में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। वीज़े में तोसी के लिए इलाज का बहाना काम करेगा या फिर सियासी इंतकाम का खदशा काम आएगा। क्या वो बानी एमक्यूएम की तरह सियासी पनाह की दरख्वास्त देना पसंद करेंगे, ये भी मुश्किल लगता है। कुछ तजियाकारों की राय है कि नवाज शरीफ खुद को बचाने के लिए बरतानवी अदालत में भी इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो यह पाकिस्तान की बदनामी के साथ साथ मुश्किलात में भी इजाफे का बाइस बनेगा। क्या लीगी कायद अपनी जान बचाने के लिए मुल्की मफाद पर कोई समझौता करना पसंद करेंगे? देखना यह भी अहम है कि अगर नवाज शरीफ की दरखास्त बरतानवी अदालत से मंजूर नहीं होती तो फिर इनका लाहेमल क्या होगा। नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट पहले ही एक्सपायर हो चुका है, जिसकी तजदीद नहीं कराई गई। पासपोर्ट के बगैर नवाज शरीफ सफरी दस्तावेजात पर सफर तो कर सकते हैं, लेकिन इनकी मंजिल क्या होगी इस बारे में अभी सिर्फ अंदाजे लगाए जा रहे हैं। लेकिन यह मंजिल कुछ भी हो, पाकिस्तान हरगिज नहीं हो सकती। मगर शहबाज गिल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि गारंटी देते हैं कि नवाज शरीफ वापस आकर जेल में लैंड करेंगे। सवाल यह है कि क्या हुकूमत की इस हवाले से बरतानिया से कोई बातचीत चल रही है, क्योंकि आज ही लीगी रहनुमा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर चुके हैं कि मौजूदा हुकूमत के दौर में नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। दूसरा, लीगी रहनुमाओं का यह कहना कि वो खुद को लंदन भेजने वालों का भी इलाज करके वापस आएंगे, ये इशारा किस तरफ है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ आज इरफान कादिर साहब भी हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, बाबर डोगर साहब और गुलाम रज़ा साहब भी मुझे ज्वाइन करें। इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताइए कि बिल्कुल 2 राय नज़र आ रही हैं। एक तरफ मैंने इस अर्ज़ किया शहबाज गिल साहब के जी आएंगे नवाज शरीफ साहब हर सूरत, कुछ कह रहे हैं जी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनका असर रसूख है, उनके पास बेशुमार अभी ऑप्शंस मौजूद हैं, कुछ हो ही नहीं सकता। आप क्या कहते हैं? मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं कि आपने जो इंट्रो दिया और जिसमें आपने बताया कि ये सारा प्रोसेस जो है ये 2-3 साल ले सकता है, और इसमें जैसे आप जानते हैं कि उनका जो वीज़ा एक्सटेंशन जो एप्लीकेशन है वो तो उन्होंने मुस्तरद कर दी है, लेकिन उसके खिलाफ जो इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल है उसमें उन्होंने अपील फाइल कर दी हुई है। और इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल जो है ये सारा मामला जो है इसको कोई 9 माह से लेकर कोई 2-2.5 साल तो वही वहां पे भी लग सकते हैं। और अगर इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल, अभी तो ये कबल अज़ वक्त है कहना, इस पे डिसाइड क्या करेगा और इनके हक में करेगा या इनके खिलाफ करेगा। बहरकैफ अगर हम वर्स्ट सिनारियो देखें कि वो इनके खिलाफ कर देता है तो उस सूरत में फिर ये बरतानवी अदालत जो है उसमें भी जुडिशल रिव्यू की तरह की प्रोसीडिंग्स जो है वो कर सकते हैं और उसमें भी फिर काफी वक्त लगेगा। और साइमल्टेनियसली अगर वो वहां पे किसी वजह से, जिस तरह आपने फरमाया कि वो असाइलम की दरख्वास्त अगर देते हैं तो असाइलम की दरख्वास्त में वहां पे तो उनको ये मौक़िफ़ मोस्ट लाइकली वो ले लेंगे कि जी ये पाकिस्तान में जो केसेस कानूनी नहीं है ये सियासी हैं, क्योंकि इस वक्त भी ये जो PMLN है उनका मौक़िफ़ अभी तक यही नजर आता है। वो यही कह रहे हैं कि ये सारे जो केसेस हैं ये सियासी हैं, जबकि हुकूमती मौक़िफ़ है कि नहीं ये कानूनी है। तो ये कानूनी है या सियासी है, ये मौक़िफ़ जो है फिर ये बरतानिया के अदालत में, और उस पर अगर वो वाकई बरतानवी अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है जी कि ये सियासी चीजें हैं तो फिर तो वो असाइलम दे सकते हैं। लेकिन अगर वो कहते हैं नहीं सियासी नहीं है कानूनी है,
तो फिर वो असाइलम जो है उसको रद्द कर सकते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल है। अभी कुछ भी कहना कबल अज वक्त है, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि अगले इलेक्शंस आ जाएंगे और तब तक इनकी वापसी जो है अपेरेंटली, खास तौर पे पिछले बहुत सारे जो पाकिस्तान से रिक्वेस्ट गई है दूसरे लोगों को वापस लाने की, उसमें जिस कदर नाकामी हुई है हुकूमत को या मुख्तलिफ हुकूमतों को, यही लगता है कि इलेक्शन के होने तक तो मियाँ साहब का वापसी जो है वो पाकिस्तान में नजर नहीं आती। अच्छा इरफान साहब, एक अहम चीज़, ये जो इन्होंने पटिशन की है, ये जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ ट्राइब्यूनल में गए हैं, तो इसमें ऑफ कोर्स अगर ये बीमारी को प्ली बनाते हैं तो फिर इनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा और वहाँ पे पता भी चल जाएगा कि ये बीमार हैं या नहीं है, या कौन सी बीमारी है या किस कदर बीमारी है। हाँ, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वहाँ पे अगर ये बीमारी पे की वजह से अगर वो कहते हैं तो बीमारी पे तो इनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो तब जब गए थे तो वो तो हुकूमती जो डॉक्टर थे उनका भी यही कहना था कि ये वाकई बीमार हैं। तो एक तो वो कागज देखे जाएंगे, और अगर ये बीमारी के मामले से थोड़ा सा हट जाते हैं, जैसे मैंने कहा असाइलम की तरफ जाते हैं, तो फिर मामला डिफरेंट होगा। लेकिन ये आप ठीक कह रहे हैं कि बीमारी पे वहाँ पे कोई ना कोई फैसला तो आएगा कि आया ये वजह से ये वहाँ पे एक्सटेंशन जो है वीजा की वो करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है इनकी जो पहले एक्सटेंशन हुई हैं, मेरा ख्याल है 1 से ज्यादा ही शायद हुई हैं, तो वो तो बीमारी ही उसकी जो मेन वजह तो बीमारी थी। तो अब उस पे कोई नया केस तो ये नहीं सेटअप कर सकते, तो इनको तो अब अपनी बीमारी ही को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है इरफान कादिर साहब जी, ये बीमारी का ही सारा मामला है। एक चीज जो और है, मैं इसहाक डार साहब जो है उन्होंने अपना स्टेटस स्टेटलेस सिटीजन का डिक्लेयर करवाया हुआ है वहां पर, यानी कि कोई बंदा जिसका कोई मुल्क नहीं है। तो क्या मियां साहब भी स्टेटलेस सिटीजन वहां पर डिक्लेयर हो सकते हैं? देखिए, वहां पे तो कुछ भी हो सकता है। वहां पे तो देखिए इमाम खुमैनी जो है वो भी जाके तो पेरिस में उन्होंने असाइलम ले लिया था। तो हमारी तो दुनिया की तारीख इससे भरी हुई है कि हमारे यहाँ जो ममालिक हैं वहाँ वो लोग जो है वो यूरोप जाते हैं और वहाँ पे असाइलम लेते हैं। ये कभी नहीं हुआ कि यूरोप के लोग जो है वो ईरान, पाकिस्तान या तुर्की में असाइलम लेने आए। तो ये चीजें नहीं होती। और ये भी इफेक्ट है कि पाकिस्तान में मियाँ साहब जो है वो 3 दफा वजीर आजम बन चुके हैं। अब हर दफा ही उनके खिलाफ फिर वापस भी आते हैं। तो ये भी एक पैटर्न हमारे सामने है। आया जो 3 दफा वापस आए हैं, क्या वो 4थी दफा वापस नहीं आ सकते? इसके बारे में तो खुदा ही जानता है कि वो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। लेकिन ये तो फैक्ट है कि ऐसा होता रहा है और पाकिस्तानी अदालतें जो है खुद ही फैसले कुछ करती हैं और बाद में अपने फैसलों को तब्दील भी कर देती है। अच्छा, गुलाम मियां नवाज शरीफ को सजा हो गई थी मुशर्रफ के टाइम पे, लेकिन जब उन्होंने बहुत सालों के बाद वो अपील की तो उन्हीं अदालतों ने उनको कह दिया जी बिल्कुल। अच्छा, इरफान साहब एक बड़ा उसको ओवरटर्न कर दिया। बड़ा अहम सवाल है कि उनको 7 साल की सजा हुई है मियां नवाज शरीफ को। वो 7 साल की सजा बाहर ही बैठ के और 7 साल के बाद आ जाते हैं, तो फिर उनकी सजा का मेरा मतलब क्या वो खत्म हो जाएगी? जो बाहर बैठ के सारा उन्होंने गुजार दी, उसका क्या स्टेटस होगा? उसका स्टेटस वही होगा जो माजी में इस तरह के फैसलों को होता रहा है। क्योंकि जितने भी सियासी पर्सनैलिटीज हैं इनके खिलाफ जो भी फैसले हुए हैं वो बाद में यही अदालतों से वो खत्म भी हो गए हैं। ये वापस आते जाते रहते हैं। ये म्यूजिकल चेयर्स जो है चलती रहती हैं और ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उसमें से ये कहना कि पाकिस्तान जो है बिल्कुल बैरूनी दुनिया से उसका कता ताल्लुक हो गया, तो ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान का गहरा ताल्लुक है ग्लोबली सारी दुनिया से और ही है सारी दुनिया से। लिहाजा आने वाले दिनों में ये कबल अज़ इम्कान नहीं है ये चीज, यानी ये बात गुलाम रज़ा साहब आप सवाल करना चाह रहे हैं? हाँ जी 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 गुलाम साहब। जी इरफान कादर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये आर्टिकल 3 जो है उसके तहत वहाँ पे तिबी बुनियादों पे एक तो अपील की जा सकती है, जो कि अपील उन्होंने कर दी गई है। और ये मामला आपको पता है कि आर्टिकल 3 के मुताबिक आगे काफ़ी लिंगर ऑन हो सकता है। दूसरी एक और रहनुमाई फरमाइएगा कि जो बेटे हैं उनके, वो वहाँ के शहरी हैं और वहाँ कारोबार करते हैं, वहाँ वो टैक्स भी देते हैं, तो वो तो अपने वालिद को खुद भी कोई उनमें से जाके कुछ कर सकता है, दरख्वास्त दे सकता है कि हम अपने वालिद को अपने साथ रखना चाहते हैं।
तो ये दोनों चीज़ों में कितना वज़न है कि आर्टिकल 3 के तहत जो वहाँ पे इमिग्रेशन लॉज हैं उसके मुताबिक कितना टाइम इनको मिल सकता है, और बेटों के हवाले से बताइएगा प्लीज़। देखिए, मैं इमिग्रेशन लॉ में तो अपने आप को एक्सपर्ट नहीं समझता, लेकिन तजर्बे की रोशनी में मैं आपसे ज़रूर इसका जवाब आपको दूंगा। और वो यही है कि बच्चे जब किसी भी शख्स के जो औलाद है अगर वो वहाँ की सिटीजन हो तो उसका वहाँ रहना काफ़ी आसान हो जाता है और वो खुद भी सिटीजनशिप ले सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि अगर मियाँ साहब ने वहाँ की सिटीजनशिप ली तो यहाँ पे कुछ फैसले इन्होंने किए हैं जहाँ पे उन्होंने कहा ड्यूअल नेशनल्स जो है फिर वो सियासती उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में। गो कि मैंने चौधरी साहब के इस ख्याल से इत्तेफाक नहीं किया था और कोर्ट में मैंने उनको बता दिया था कि आपका जो ये ख्याल है ये कानूनी तौर पर सही नहीं है। और चौधरी साहब जो है एक तरफ तो ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए बहुत ज्यादा उनके बारे में अपनी कंसर्न शो कर रहे थे और दूसरी तरफ उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानीज को सख्त नुकसान पहुंचाया, इस तरह का इंप्रेशन दे के कि अगर ओवरसीज पर कोई ड्यूअल नेशनल हो तो शायद वो मुहिब वतन नहीं होता। तो उनके फैसलों में भी बड़े तजादात हैं। वो फैसले जो है वो भी तब्दील हो सकते हैं आने वाले दिनों में। आने वाले दिनों में पार्लियामेंट की चौधरी साहब को जो नाम ले दिया तरमीम आती है। इरफान कादिर साहब, एजाज हसन साहब कहते हैं कि जी ये शरीफ खान जो है रियासत का लाडला है, इनके लिए हमेशा सहूलतें पैदा हो जाती हैं। अब बरतानिया में ये कहा जा रहा है कि जो उनका डिपार्टमेंट है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट उसको वजूहात देता है। अब इन्होंने इलाज की गर्ज से दी तो उनको बड़ी सॉलिड रीजन देनी पड़ेंगी कि वो इनका वीज़ा एक्सटेंड क्यों नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि उनको नजर आया कि ये इलाज वगैरह कोई नहीं यहाँ पर हो रहा। तो अब मामला एक कानूनी तौर पर आप सियासत को भी समझते हैं, सियासी तौर पर तो नुकसान पहुंचेगा कि ये झूठ बोलते रहे हैं, कोई इलाज वगैरह तो वहाँ इनका हुआ नहीं, एक दिन ये हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए। तो ये तो एक होगा, बाकी ऑप्शन पर जब जाएंगे तो फिर उसके अलग जाहिर है रिपरकशंस आएंगे। देखें, अभी आप देखें कि उन्होंने अपील तो फाइल कर दी है इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल में। ये अपील तो अब चलेगी कम से कम 8-9 माह तो कम से कम चलेगी। इस दौरान में उनके पास और कौन कौन से ऑप्शन हैं जिसके तहत कि वो मसलन असाइलम सीख करते हैं या वो ड्यूअल सिटीजन की दूसरी सिटीजनशिप की तरफ जाते हैं। अगर वो कोई भी चीज हासिल कर लेते हैं तो बाद में इस चीज को वो अपनी अपील को विड्रॉ कर लेते हैं तो फिर वहां पे क्या होगा, कोई फैसला नहीं होगा। ये चीज तो फिर नहीं डिसाइड होगी कि वो वाकई बीमार हैं कि नहीं है। ये कुछ भी कहना वो जो एजाज हसन साहब ने बात की है वो भी मैं समझता हूँ हतमी बात उन्होंने नहीं की, वो उनका एक ख्याल है और मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका ख्याल गलत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त कुछ भी कहना जो है ना वो कबल अज़ वक्त है, क्योंकि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ऑप्शंस और मौजूद हैं। सही। और सियासत पर आपने नहीं दे सकता। आपने पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों में काम किया, आप सियासत को भी देखते हैं, सियासी तौर पर आपको इसके असरात क्या नजर आते हैं? वो कोई भी ऑप्शन पर जाते हैं, चीजें तो पीछे चल रही हैं कि जी नवाज शरीफ साहब या ये बिल्ड करेगी गवर्नमेंट के जी देखे इलाज कोई नहीं हुआ, उन्होंने भी कह दिया। अब वो कोई और ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो ये कि जी वो पाकिस्तान आना ही नहीं चाहते, या अगर वो इदारों के खिलाफ जाते हैं कि जी वहाँ तो इंसाफ ही नहीं होता, वहाँ मेरी जान को खतरा है, वहाँ एस्टैब्लिशमेंट मेरे खिलाफ है, ये सारा कुछ वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, कुछ भी अगर वो प्ली लेते हैं उसके असरात तो यहाँ आएंगे सियासत में। नहीं, अदारों के खिलाफ कोई भी नहीं जाएगा। अदारों के खिलाफ क्यों कोई जाएगा? बात अदारों की देखिए, अदारे जो है ना हर सारी दुनिया में जो एस्टैब्लिशमेंट है उसकी एक अहमियत होती है, उसका एक रोल होता है, वो रोल कभी भी खत्म नहीं होता। लिहाजा उसमें हमेशा जो वजह बताई जाती है वो यही बताई जाती है कि जी ये चीजें जो थी सियासी थी और उसमें वो पाकिस्तानी अदालतों को मुर्द इल्जाम ठहरा सकते हैं बरतानिया में, या पाकिस्तानी सियासतदानों को मुर्द इल्जाम ठहरा सकते हैं। अदारों को डायरेक्टली नहीं रहेगा, क्योंकि भुट्टो का देख लेना, भुट्टो साहब का जो केस था उसमें क्या हुआ था, उसमें फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने किया था, जनरल ज़ियाउल हक ने तो नहीं किया था। तो बिलवास्ता जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ तो कोई सीन पे बात नहीं थी ना, वो तो उन्होंने कह दिया कि जी वो तो इसलिए हमने उनको फांसी लगाया था चूंकि अदालतों ने, हालांकि वो बाद में पता चल गया कि वो फैसला गलत था, लेकिन अदालतें सामने आई ना तो जो चीज सामने होती है उसका जिक्र होता है कोर्टों में। जो अच्छा, अब एक चीज समझ नहीं आ रही, वज़ीर दाखिला शेख रशीद एक दिन पहले कहते हैं कि जी मैं तो जिस तरह अल्ताफ हुसैन के लिए बेबस हूँ, बानी एमक्यूएम के लिए, इसी तरह नवाज शरीफ के लिए बेबस।
लेकिन अब शहबाज गिल साहब ये इमिग्रेशन के फैसले के बाद बरतानवी हुकूमत के, उसके बाद शहबाज गिल साहब फरमा रहे हैं कि जी वो लाजमी आएंगे, वो जेल जाएंगे, तो ये इनके कॉन्फिडेंस की फिर क्या अच्छा, वजह है? इसी के साथ इरफान साहब, अब शहजाद अकबर साहब पिछले 3 साल से कौम को खुशखबरियाँ दे दे के थके कि हमारा एग्रीमेंट हो रहा है, इस एग्रीमेंट के तहत नवाशी को हम वापस ले आएंगे। 3 साल से वो ये कहे जा रहे हैं और अभी भी पता चल रहा है कि वीज़ा एक्सपायर हो गया, पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, इसके बावजूद भी ये उनको नहीं ला सकते। तो वो एग्रीमेंट्स कौन से थे जो हवा में लटके हुए हैं? देखें, ये जो शहबाज गिल साहब है या फिर गौस आशिक अवान साहब हैं या ये जो शहजाद साहब हैं, ये सब अपने अपने उनको टास्क मिला हुआ है। वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो अपने जो जिन्होंने उनको टास्क दिया है उनके सामने अपने आप को ओहदा बरा कर सकें, बता सकें अपनी परफॉर्मेंस। तो इसलिए वो उसकी अपनी परफॉर्मेंस की तायद में वो ये सारी बातें करते हैं, लेकिन उनके अपने कंट्रोल में तो ये चीजें नहीं है ना। असल में तो ये सियासी चीजें हैं, इनके सियासी महरक़ात हैं, और जो भी असल जो लोग इन कंट्रोल होते हैं वो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, तो उसके बारे में मैं ज्यादा अब क्या कहूँ। लेकिन इस तरह के लोग जो के सामने आके बातें करते हैं या सियासी बयानबाजी करते हैं, उसकी मैं नहीं समझता कि कोई ज्यादा वक़्त होती। और अब मियां नवाज कादर साहब, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह से आपने फरमाया कि एस्टेब्लिशमेंट से तसादम और कशीदगी जो है वो किसी भी लिहाज से किसी भी मुल्क का वतीरा नहीं है, कुछ यहाँ ये मुझे समझना है आपसे अपने नाजरीन के लिए भी कि अगर नवाज शरीफ जो हैं वो वहाँ तो मौजूद हैं, लेकिन वो वहाँ से किसी और दूसरे मुल्क अगर जाना चाहते हैं, जिस तरह सऊदी अरब का सुना है कि उनको वहाँ से ऑफ़र आ सकती है, तो उनके लिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट का किस तरह का हो सकता है सिलसिला कि वो विदाउट ट्रैवल डॉक्यूमेंट वहाँ सऊदी अरब जा सकते हैं या किसी और मुल्क, क्योंकि सियासी पनाह और दूसरा इस तरह की सूरत हाल तो मुसलसल तबाही है उनके लिए अगर वो इस तरह का वहाँ करते हैं। एक इसके साथ ज़िमनी ये है कि गुज़िश्ता दिनों हमारी जो कोर्ट्स हैं उसके हवाले से अमेरिकन इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट्स हैं या अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की भी एक रिपोर्ट आई है, तो उसमें हमारा इंडेक्स अदालतों के फ़ैसलों के हवाले से बहुत कमज़ोर दिखाया गया है। तो क्या इन चीज़ों को वो वहाँ पे लिंक कर सकते हैं कि ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, ये हमारी अदालतों का हाल है और ये हमारी सूरत हाल है जो हमारा पॉलिटिकल केस है, तो किस तरह से ये वो इस तरह की कुछ चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि सऊदी अरब को या किसी और मुल्क को क्या इख्तियार है, जो आपने मुझसे पूछा है कि वो उनको इजाज़त दे सकते हैं बगैर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के। तो इसके बारे में मेरा जवाब यह है कि सारी दुनिया में कोई भी हुकूमत जो है उसके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है और वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को जिस हद तक चाहे उस हद तक उसको एक्सरसाइज कर सकती है। आपको याद होगा कि जब हिंदुस्तान के वजीर आजम मोदी साहब जो हैं वो हिंदुस्तान जाने वाले थे काबुल से, तो मियाँ साहब बुला लिया था और वो बगैर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के पाकिस्तान में आ गए थे। इसी तरह से शेख रशीद साहब ने भी कहा है अभी रिसेंटली कि अगर मियाँ साहब के पास नहीं भी है पासपोर्ट तो हम उनको आने देंगे। तो अगर पाकिस्तान आने दे सकता है लोगों को तो वहाँ तो बादशाह है सऊदी अरब में, वहाँ तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो बादशाह सलामत का हुक्म होगा। तो उसी वक्त मुझे अभी भी याद है कि हमारे एक रेलवे के मिनिस्टर हुआ करते थे, तो वो जब जनरल ज़ियाउल हक जो है उनका मार्शल्ला लगा तो वो एकदम उन्होंने सोचा कि भाई मैंने तो जनरल साहब से बहुत ज्यादा उनसे मेरे डिफरेंसेस हुआ करते थे, तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। उन्होंने अपनी गाड़ी पकड़ी और वो चले गए वहां पे सऊदी अरब। और जब सऊदी अरब के किंग उन दिनों में जब पाकिस्तान आए थे उससे कोई 2 साल पहले, तो वही साहब जो थे रेलवे मिनिस्टर इन वेटिंग थे, तो वो सीधा किंग के पास चले गए और किंग ने उसी वक्त उनको इजाजत दे दी कि ठीक है आप इधर ही रहें सऊदी अरब में। और वो बगैर किसी डॉक्यूमेंट के मेरा ख्याल है कई साल वहां पे सऊदी अरब में रहे। और फिर जब जनरल ज़ियाउल हक का जब इंतकाल हुआ गालिबन या उसके करीब, फिर वो पाकिस्तान वापस आए कुछ 10 साल के बाद। तो इन तमाम ममालिक में ना भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हो, अगर वहाँ की हुकूमत चाहे तो किसी को भी अलाउ कर सकती है। ठीक है, चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरफान कादिर साहब, आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। अब ये जिस तरह से हम देख रहे हैं सूरत हाल, गुलाम मुर्तज़ा साहब, बाबर डोगर साहब,
कि मियां नवाज शरीफ साहब के पास ऑप्शन तो बहुत हैं, ये जितने भी कानूनी माहिरीन हैं वो ये बात कह रहे हैं, लेकिन एक नज़र आ रहा है कि बैकफुट पर चल गई नून लीग। मैं अभी देख रहा हूँ ट्विटर ट्रेंड्स, जहाँ पर हमें हमेशा यानी हुकूमत में होने के बावजूद तहरीक इंसाफ पीछे और नून लीग या मरीम साहबा जो है वो आगे नज़र आती हैं। इस दफ़ा नज़र आ रहा है कि ज़्यादा उन्हीं के खिलाफ ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो पापड़ साहब लगता है कि उनके एक दफ़ा फिर वो बयानियाँ ये इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? नज़र आ रहा है कि मतलब इलाज वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, ये बरतानिया का इमिग्रेशन जो बार बार उनको इजाज़त दे रहा था, इस दफ़ा उसकी भी बस हो गई है। या आपको लगता है कोई गेम हुई है? शहबाज गिल साहब जो इतने कॉन्फिडेंट हैं, इसके असरात नेगेटिव ही हो रहे हैं नून लीग पर, उनके पास अब समझ नहीं आ रही क्या करें। जिस तरह भी कोई हल निकालते तो वो बैकफुट पर तो चले गए। देखिए उसामा साहब, एक चीज़ तो वाज़े है, जिस तरह से इरफान कादिर साहब वो जो लीगल माहिरीन है वो जो कह रहे हैं कि जिस तरह कि इतना जल्दी इतना आसान नहीं है ये समझ लेना कि जी वो कल ही डिपोर्ट हो जाएंगे या पाकिस्तान आ जाएंगे या बरतानिया उनको पाकिस्तान के हवाले कर देगा, ये इस तरह से नहीं है। इसको कई साल भी लग सकते हैं और उनके हक़ में भी फैसला आ सकता है और उनके पास बेतहाशा ऑप्शन हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि इतनी जल्दी मियाँ साहब आने वाले नहीं, अगर वो खुद ना चाहें, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की ख्वाहिश पे वो यहाँ पर नहीं आ सकते। एक चीज़ तो क्लियर है। ठीक है। अब जहाँ तक आपने दूसरी बात की है कि ये तो सारा कि जी जो इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब का सारा हो रहा है ये मामला उनका इमिग्रेशन का, उसके बाद गुलाम जी आप बात इमिग्रेशन जो है ना ये एक लंबा प्रोसीजर है, ये इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होना। असल चीज़ जो है वो ये है कि मियाँ साहब जो है वो सज़ा याफ्ता है, 7 साल की उनको सज़ा हुई है, उनका एक बयानी है नज़रियाती, वो अपने आप को कहते हैं। और यहाँ पर जो उनकी पार्टी है और जो उनके नज़रिए पर चल रहे हैं उन सब को नैब पड़ी हुई है, किसी को कोई केस पड़ा हुआ है, कोई किसी केस पड़ा हुआ है। अगर मियाँ साहब इतने बड़े नज़रियाती हैं तो फिर उनको चाहिए था कि वो बीमारी का सहारा लेके लंदन ना बैठें, वो पाकिस्तान आए, केसेस को फेस करें, ट्रायल को फेस करें, यहाँ पर जेल काटे, दूसरों के लिए मिसाल बने। अच्छा। देखिए ये मैं एक नजरिए पे खड़ा हूँ, इसके लिए मैं कोई भी सजा जो है वो बर्दाश्त करने को तैयार हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये जो बात होती है हमारे यहाँ झूठ, फरेब, दगा, फ्रॉड, क्लेवरी फ्रॉड, क्या सियासत में हमारे ये सब चलता है? लोगों को इसकी कोई फिक्र नहीं, खाता है लगाता है जो भी हो। तो अब एक दफ़ा फिर वहाँ पर भी पता चल रहा है, हमारे पास हुदैबिया केस है, उसमें भी सारे सबूत हैं, क्या झूठ बोला गया। क्या इस दफ़ा भी आपको लगता है इससे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा हमारी सियासत में? मरीम साहबा कह रही है कि जब तक उनका इलाज नहीं होता, या शायद कमलबासी कह रहे थे 3 उनके ऑपरेशन होने हैं, भाई होने होते तो वो उनको टाइम दे देते। फिर इस तरह से ये कहा जाता है कि जी उनको 3 दफ़ा हार्ट अटैक हो गए, कोई एक दफ़ा वहाँ पर एडमिट नहीं हुए, तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं? देखिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की जो डायनामिक्स हैं उस पे तो इन चीज़ों का वक्ती तौर पे शायद ये नज़र आता है कि कुछ फ़र्क पड़ेगा, लेकिन चंद जगहों से ज़्यादा यानी कि अवाम में इसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होता। अवाम में जो ही वो शक्ल देखते हैं, जो क्राउड पुलर होता है या जिससे वो मोहब्बत करते हैं उसकी शक्ल देखते हैं, उसके पीछे नारे लगाने शुरू कर देते हैं। तो नवाज शरीफ का करिश्माती इनकी एक शख्सियत है और वो जब भी निकलते थे हमने देखा है इनकी पॉलिटिक्स में कि ये लोगों को खींच लेते थे अपनी तरफ। देखें अब जो डॉक्यूमेंट्स की बात है ना कि वहाँ पे इनका जो केस वहाँ पे रिजेक्ट हुआ है, वो उसके खिलाफ अपील उन्होंने कर दी है। डॉक्यूमेंट्स तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के उनके पास मौजूद हैं, जिसमें मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट है, जिसमें वफाक ने ECR से नाम निकाला, वो उनके पास रिपोर्ट है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो उनके पास जो बहुत माजरत क्योंकि अपडेट्स का वक्त हो गया, न्यूज़ अपडेट्स हैं और हमें ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे कि पंजाब में तब्दीली को खतरा किस तरह से है। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। लग रहा है कि जहांगीर तरीन ग्रुप ज़ेर अताब है और ताज़ा खबर यह है कि फयाजुल हसन चौहान साहब को जहांगीर तरीन ग्रुप के ख़िलाफ़ मैदान में उतारने का फ़ैसला किया गया है। ज़राए से खबरें चल रही हैं और आपने देखा ही होगा कि नज़ीर चौहान साहब जो कि जहांगीर तरीन साहब के आगे आगे होते थे और बहुत ज़्यादा जज्बाती तौर पर उनके हक़ में नज़र आते थे, अभी हाल ही में उन्होंने बहुत बड़ा एक U-टर्न लिया और कहा जी जहांगीर तरीन ने मुझे इस्तेमाल किया और इमरान खान ही मेरे लीडर हैं और साथ उनके मौजूद थे फयाजुल हसन चौहान साहब। तो लगता है कि उनकी कारकर्दगी देखते हुए अब जहांगीर तरीन ग्रुप के खिलाफ उनको उतारा जा रहा है। और एक और काम यह हुआ है कि ओन चौधरी साहब से इस्तीफ़ा ले लिया गया है और ओन चौधरी जो कोऑर्डिनेटर थे वज़ीर आला पंजाब के और आपने देखा कि सियासी तौर पर हमेशा साथ रहे इमरान खान के, तो उनसे भी इस्तीफ़ा लिया गया है और उसकी तस्दीक भी हो गई है। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब, ये कहा जा रहा है कि आपको बड़ा अहम टास्क दिया गया है कि जहांगीर तरीन ग्रुप है और जिस तरह से लोग वहाँ पर ले जाए गए, ओन चौधरी साहब पर भी इल्ज़ाम लगा है,
तो आपको अब ये टास्क मिला है कि आपने उसके खिलाफ मैदान में उतरना है, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 14 साल से जो है ना इमरान खान साहब की खातिर, पीटीआई की खातिर मैदान में हूँ, ठीक है। मैं पहली बात तो ये आप क्लियर कर लें भाई साहब। दूसरी बात यह है कि आज जो ओन चौधरी साहब ने रिजाइन दिया और उस रिजाइन के अंदर अपनी एक बड़ी लंबी रासलीला, मैं ये समझता हूँ कि वो फजूल की रासलीला थी, वो बेसलेस थी। और मैं दोबारा ये बात दोहराऊंगा, मैं तमाम टीवी चैनल में ये कह चुका हूँ कि वो अपने कद और अपने औकात से बढ़कर जो है ना रासलीला बयान की थी। अब आप ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं हम चौधरी साहब के जहांगीर तरीन साहब जनाब एक बड़े और एक मुकद्दस जना लीडर हैं इमरान खान साहब के मुकाबले में। आपको अच्छी तरह पता है कि आपको इमरान खान साहब ने, आप एक यूनियन काउंसिल के जनाब आप एक कारकुन और एक वर्कर थे, वहां से आपको उठा के जना कितनी इंपॉर्टेंट जना आपको हैसियत दी, आपके भाई को टिकट दिया, ये बने, आपको जनाब मशीर बनाया, कोऑर्डिनेटर बनाया। आप अगर पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ के एक इनडिसिप्लिन एटीट्यूड रखते हुए जना इस ग्रुप बंदियां और ग्रुप बंदियों में पड़ेंगे तो फिर आप क्या तवक्को रखते हैं? और फिर आप आगे से फिर आप जनाब ये हीरो बनने की कोशिश करेंगे कि जनाब मुझे उधर से क्या कि वहां से आते, वो सारी ये टोपी ड्रामा एक चीज रखी गई है। पार्टी सारी दुनिया जानती है कि इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान, इमरान खान साहब का विजन है, उनका नजरिया है, उनकी सोच है, उनकी 25 साल की जद्दोजहद है, जिसके नतीजे में आज इक़्तिदार भी मिला है और आज पार्टी भी पॉपुलर है। उनके अलावा किसकी क्या औकात है? मेरी क्या औकात है? मैं आज एनपीए बनाऊं, मैं 42-43 हजार मैंने वोट लिए हैं, क्या मैंने अपनी जात के सर पे लिए हैं? मैं अगर आजाद इलेक्शन लड़ूं तो मैं 5000 से ज्यादा वोट नहीं ले सकता। मैं बढ़ के बातें करना शुरू हो जाऊँ और पार्टी की लीडरशिप के हवाले से, तो मुझे बात करने से पहले 100 दफा सोचना पड़ेगा। राजा रियाज साहब क्या है? अब राजा रियाज साहब से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप रिजाइन दे के इलेक्शन लड़ लें, आपको पता चल जाएगा। फैसलाबाद से लड़े ना इलेक्शन, आप पीपल्स पार्टी के टिकट से लड़ने, आप आजाद लड़ने। तो इस वजह से इनडिसिप्लिन्ड एटीट्यूड मत रखो पार्टी के अंदर रहते हुए। बाकी जहांगीर तरीन साहब के ऊपर इल्जाम आया, मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं, मैं जहांगीर तरीन साहब की इज्जत करता हूं, इज्जत करता रहूंगा। वो मेरा बड़ा भाई है, वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन उन्हें भी ग्रेसफुली जो है ना सारी चीजों को फेस करना चाहिए। इस तरह की ग्रुप बंदियां बना के जो है ना आप समझेंगे कि चीजों को आप मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो ये कोई तरीकेकार नहीं है। क्लीन है, एहतसाब के प्रोसेस से आप बाहर आ जाएंगे। खुदा न खास्ता नीट एंड क्लीन ना हुए तो आप इससे बड़ा ग्रुप बना लें, आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। अच्छा फयाज साहब, ओन चौधरी तो चले, उनसे तो रिजाइन ले लिया, उनको डीनोटिफाई कर दिया गया, क्योंकि कोई पार्टी कोई प्रेशर ग्रुप बर्दाश्त नहीं करती, कोई ऐसा ग्रुप बर्दाश्त नहीं करती जो पार्टी को एक्सप्लॉइट करे। तो अब जहांगीर तरीन ग्रुप में कुछ मिनिस्टर्स भी हैं जो कि उनका हिस्सा है और पार्टी के अंदर उन्होंने ग्रुप बंदी की हुई है, तो क्या उनसे भी इसी तरह इस्तीफे लिए जाएंगे? नहीं, इस्तीफे इस तरह नहीं। देखो बात यह है, सारे के सारे पीटीआई के साथ इंटैक्ट, सारे के सारे, और समझ आ जानी चाहिए नज़ीर चौहान साहब के इशू के बाद और अब ये आपके ओन चौधरी साहब के बाद, मेरा ख्याल सारे अल्लाह पाक का करम है जना वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और पीटीआई के साथ इंटैक्ट है। और इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है ना। किसी को अगर ये गलतफहमी है कि पार्टी जो है ना खान साहब के अलावा या वो अगर दाएं बाएं हो जाते हैं तो पार्टी को कोई नुकसान हो जाएगा, तो बिल्कुल मैं तो फ्रंट फुट पे खेलने वाला आदमी हूँ, ठीक है ना जी। और मैं तो बड़ा क्लियर कट कहूंगा जना, कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर पार्टी मौजूद है, 2 साल अगले पूरे करेंगे और इंशाल्लाह अगले 5 साल भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान 2 तिहाई आएंगे इंशाल्लाह। तो आप इंफॉर्मेशन में वापस आ रहे हैं, पैड शर्ट ग्लव शिलब आपने पहन लिए फ्रंट फुट पे खेलने के लिए? मैंने पैड ग्लव्स पहने बगैर और हेलमेट पहने बगैर ही जाना 14 साल से जाना गेम खेली है यहाँ पे जाना। हमने गेटे तोड़ो जाना कोई फिक्र नहीं की कभी जाना खान साहब को और पार्टी को डिफेंड करने के लिए। बहुत बेगम रहे जाना, अल्लाह पाक करम करेगा, ठीक होगा जी। गुलाम रज़ा साहब हमारे इस्लामाबाद की ब्यूरो चीफ सवाल करना चाह रहे हैं। चौहान साहब मैं बस एक ऑन लाइटर मोड के, ये जो ओन चौधरी साहब हैं, इनकी क्या सियासी खिदमात थी और किस तरह के ये सर्विसेज फराहम करते थे जो अभी, क्योंकि उनको सियासी तरबियत तो नज़र नहीं आती, लेकिन सियासी उमूर के आपने उनको मशीर बना रखा था वज़ीर आला का, तो क्या ऐसी खिदमात थी जिसकी वजह से ये इतना ऊपर तक चले गए? और आपको तो हम जानते हैं कि आपकी पॉलिटिक्स हम स्टूडेंट यूनियन से देखते आ रहे हैं रावलपिंडी में, और उसके बाद अब तक आपकी जद्दोजहद देखी है हमने।
देखा, बात ये है कि अगर आपने एक फर्क वाज़ेह कर ही दिया मेरे और उनके दरमियान, तो आप देख रहे हैं कि मैं अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके उनसे ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की रिकमेंडेशन के ऊपर मौजूद हूँ। तो वो मेरी परफॉर्मेंस है या मेरी अल्लाह पाक ने दी हुई जो सलाहियतें हैं उसकी वजह से इमरान खान साहब ने उसको एक्नॉलेज किया हुआ है। बाकी वो भी अपनी उनकी है, उनकी जिद्दोजहद है। एक इंसान पार्टी के अंदर दामे दरमे सुखने जो भी खिदमत करता है, मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, कोई पैसे के जरिए से करता है, कोई वक्त के जरिए से करता है, कोई सलाहियतों के जरिए से करता है, कोई भागदौड़ के जरिए से करता है, कोई मारे खान। उन्होंने भी, और चौधरी साहब उन्होंने भी मेहनत की है, सारा कुछ किया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पार्टी के डिसिप्लिन ही जनाब आप पास कर दो। इसका देखो, मुझे आप ये बताए ना, जो इबलीस था, इबलीस से ज्यादा अल्लाह के नजदीक कौन था? चले मुझे ये बताएं। अल्लाह का सबसे महबूब था ना वो, लेकिन जब उसने इनडिसिप्लिन्ड एटीट्यूड रखा, एक मुसलमान होने की हैसियत से हम जनाब इस एग्जाम्पल से चीजें सीख सकते हैं। सब चौहान साहब, जब आप इनडिसिप्लिन्ड एटीट्यूड रखेंगे तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। अच्छा चौहान साहब ये बताएं। अच्छा, एक चीज वैसे चौहान साहब, फयाज चौहान आज आंखें दिखाना शुरू कर दे, आज जो है ना गुलजार साहब को आंखें दिखाना शुरू कर दे, तो भाई फयाज चौहान की भी फिर कोई वैल्यू हैसियत नहीं रहेगी। एक डिसिप्लिन होता है ना, हर घर का, हर अदारे का, हर पार्टी का, हर हुकूमत का एक डेकोरम होता है। सही, डेकोरम पे चलो। अच्छा आपकी पार्टी में, अच्छा आपकी पार्टी में फिर जो इख्तलाफ राय है, इख्तलाफ राय की फिर मेरे ख्याल में कोई अहमियत नहीं नजर आ रही फिर इस तरह से, क्योंकि इख्तलाफ राय रखना तो एक हुस्न होता है सियासत का। नहीं गुलाम मुस्तफा साहब, आप मुझे तो ना बताएं, मैं तो छठी जमात से जो ना ये पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा हूँ, छठी जमात से 45 साल हो गया मुझे जो ना ये पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन लीडरशिप करते हुए। बात ये होता है, एक इख्तलाफ राय होता है, ठीक है ना, एक होता है कि आप डिसिप्लिन को, इख्तलाफ राय पार्टी के अंदर होने वाली मीटिंग्स के अंदर इजहार ख्याल होता है, उसको इख्तलाफ राय कहते हैं। जब, और यही खानदान के अंदर, यही पार्टियों के अंदर, यही महकमों के अंदर, जब आप बाहर आ जाते हैं ना अपने घर के अंदर खड़े होके अपने माँ बहन बेटी, अपने भाई और अपने वालिद की जना वो खामियां बयान शुरू कर देते हैं ना, तो उन्होंने भाईजान इख्तलाफ राय नहीं कहते, उन्होंने लफ्ज की इस्तेमाल करा छोड़े ना। चौहान साहब देखिए, रियासत मदीना है, मेरी बात सुने, रियासत मदीना है और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला के दौर में मिंबर पे खड़े उनको पूछ लिया गया था कि ये आपने 2 कमीजें, आपका कद इतना ज्यादा है तो आप कैसे बना सकते हैं, बैतुल माल से 2 कैसे ले लिए आपने? तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर उन्होंने कुछ चीजें ऐसी की हैं। जनाबे वाला, रियासत मदीना के अंदर जो है ना, अगर किसी के ऊपर चोरी का इल्जाम लग जाए तो उसको बचाने के लिए साथ भी खड़ा हुआ जाता। उस रियासत मदीना के अंदर जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरी बेटी फातिमा के ऊपर भी चोरी का इल्जाम लगेगा या साबित होगा तो उसका हाथ भी मैं काट दूंगा। अगर कोई इल्जाम लग गया है तो ग्रेसफुली उसको फेस करे ना, ग्रेसफुली फेस करके आप उसके साथ, उसकी किसी की चोरी बचाने के लिए आप साथ खड़े हो। रियासत मदीना में ये भी नहीं होता गुलाम मुस्तफा साहब। अच्छा ये बताएं चौहान साहब आपने क्या जादू चलाया नज़ीर चौहान साहब पर कि वो इतना, उन्होंने तरीन ग्रुप के खिलाफ ऐसी स्टेटमेंट दे दी अचानक से? तो ये कोई आपके पास कोई कुछ तो है कि जिसकी वजह से अब तरीन ग्रुप, आप ये कहें कि जी उनके पास लोग नहीं है या अहम नहीं है? आप खुद कह रहे हैं वो बड़े भाई हैं, तरीन साहब की बड़ी कुर्बानियां भी हैं, इमरान खान साहब खुद मानते हैं। अभी 8 से 10 अगस्त में वो इजलास भी कर रहे हैं उस ग्रुप का, तो बड़ा तगड़ा वो एक ग्रुप, प्रेशर ग्रुप तो बन गया है। तो आप क्या करेंगे कि उसको न्यूट्रलाइज करें? सर बात ये है, कहते हैं ना कि मिल्लत के साथ राबता उस्तवार रख, पैवस्त रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। जब एक टहनी शजर के साथ लगी रहती है ना, तो 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए खज़ां सूख जाती है, वो खज़ां का वक्त गुजरता है, वो टहनी फिर हरी भरी हो जाती है। लेकिन जो टहनी कट जाती है ना शजर से, उस पर 100 बहारें आए, 100 खज़ाएं आए, वो सूखी रहती है। बात ये है, एक डिसिप्लिन एटीट्यूड के साथ आप अपने खानदान, अपने अदारे, अपनी पार्टी, अपनी हुकूमत के साथ इंटैक्ट है। आप मुझे बताएं, आप तीनों भाई बैठे हैं, आप बोल टीवी में जॉब करते हुए, आप बोल टीवी की एडमिनिस्ट्रेशन और उसके मालिक के साथ अड्डा फड्डा लगा लें और फिर आप जाके किसी दूसरे चैनल में बैठ के बोल टीवी की एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ गुफ्तगू करना शुरू हो जाए, तो आप बताएं फिर क्या होगा? चलो आप तीनों बताओ, तीनों मेरे भाई भी हो, दोस्त भी हो, चौहान साहब देखिए, चौहान साहब आप लोगों ने उनके वोट हासिल किए, आपने बजट पास किया उनके वोटों से।
चलो ठीक है। अच्छा, वैसे चौहान साहब, ये जो ओन चौधरी साहब थे, ये कोऑर्डिनेटर थे सियासी उमूर के, ना ये स्पेशल असिस्टेंट थे, ना ये एडवाइजर थे। ये कोऑर्डिनेटर क्या चीज़ है? देखिए, बात ये है, बुनियादी तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन्हें अकोमोडेट किया हुआ था कि उन्होंने चलो एक वक्त गुजारा, एक टाइम गुजारा, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल पार्टी के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ। उन्हें रिवॉर्ड भी दिया। होता है ना, इसी पे ही होता है ना, घर में जो अच्छा बच्चा या बेटी जो है ना, वो अच्छे डिसिप्लिन के साथ अर्थात गुजारी माँ बाप उसको रिवॉर्ड देते हैं, उसको प्यार करके, उसकी जनाब इज्जत करके, उसको जनाब प्रोटोकॉल दे के। ये एक नेचुरल फिनोमेना होता है, कहते हैं ना, खा कर सेवा ते खा मेवा। ये एक आपने मुहावरा सुना हुआ है ना, वो हर जगह फिट आता है। ये सेवा करो तो मेवा मिलता है, उस्ताद की सेवा मिलता है, माँ बाप की सेवा करो मेवा मिलता है, लीडर की करोगे। आखिरी सवाल अदारे के अंदर चौहान साहब, आज आप भरपूर फॉर्म में हैं, तो एक सवाल मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी 10 सेकंड। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा के हवाले से खबरें चल रही हैं, आप भी इन्फॉर्म्ड आदमी हैं, क्या है कि उनको नया टास्क दिया जा रहा है विफाक में या क्या हो रहा है? अच्छा सर, मेरा इस पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे इन्फॉर्मेशन इतनी है कि 1 मिनट का काम था 5 घंटे उन्होंने लगा दिए जरा, ठीक है ना, तो बस वो उनका रिजाइन हो गया, ठीक है ना, इतना मुझे पता है, और रिजाइन एक्सेप्ट भी हो गया, बस इतना ही मुझे पता है। इससे आगे का मेरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब चौहान साहब, आपने हमें वक्त दिया। मुझे ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद एक और करप्शन की दास्तान कस्टम्स के हवाले से हम आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है, कितनी मेगा करप्शन ये है, जबकि इमरान खान साहब चाहते हैं जी करप्शन को ख़त्म किया जाए, और कस्टम में क्या करप्शन हो रही है, ब्रेक के बाद बताते हैं। अब पता चला। अब पता चला। कोई भी मुल्क चलता है इदारों के बलबूते पर, और उन्हीं में एक इदारा कस्टम भी है, जिसका काम है कि गवर्नमेंट के लिए, रियासत के लिए वसाइल इकट्ठे करना, यानी जिसमें आप आमतौर पर जिससे टैक्स कहते हैं, इसी तरह कस्टम्स में आप टैक्स कलेक्ट भी करते हैं, जिससे फिर पूरे मुल्क का निज़ाम चलता है। लेकिन कस्टम में ही अगर करप्शन होगी तो एक मुल्क में कहाँ से फिर रकम आएगी, कहाँ से उस मुल्क का निज़ाम चलेगा? अब जिनको बिठाया होगा आपने इस काम पर कि वो चोरी रोकेंगे, जब वो खुद चोर बन जाएंगे तो क्या हाल होगा? गुलाम रज़ा साहब, ये जो मेगा स्कैंडल है करप्शन का, और उसमें 1, 2, 3, 10, 12, 25 लोग साबिक और मौजूदा कस्टम के लोग, यानी ये सारे मिल के 1 करोड़ 10 लाख डॉलर। अब ये तो मामला मेरा ख्याल है तकरीबन 2 अरब रुपए का बन जाएगा कि वो एक सिस्टम है और पैसे भी पे करती है और कुछ हुआ भी नहीं। ये क्या कहानी है? देखें, ये जो सिलसिला है, ये अली अरशद हकीम साहब का आपने नाम सुना होगा, बल्कि शायद बहुत सारे लोगों के शनाख्ती कार्ड के ऊपर उनके दस्तखत भी मौजूद होंगे। ये एजिलिटी कंपनी थी, ये इसको कस्टम क्लियरेंस का जो सॉफ्टवेयर था इसका ठेका दिया गया था, और इन्होंने कराची के ऊपर एक ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट करके वहाँ लगाना था जिस तरह से, जिसमें जो भी चीज़ें बाहर से आ रही हैं या पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वो डाटा उसमें होना था, और उसी जगह से स्कैन होके चीज़ें निकलनी थी। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो था वो इसमें लगना था। ये मैं आपको बताऊं, वो उस वक्त चेयरमैन नादरा थे जब उन्होंने ये मामला जो था उस वक्त किया। उसके बाद फिर वो उधर से ट्रांसफ़र हो गए और उन्हें FBR में लगा दिया गया। तो वहाँ पे भी अगर आप नादरा में देखें उनके कारनामे, तो वो उनके कारनामों की एक लंबी फहरिस्त है, और बड़ी जो एटलीस्ट कोई 46 व्हीलर ट्रक जो होता है, ट्राला, उसके ऊपर उनके करप्शन की फाइलें जो हैं वो रखी जा सकती हैं नादरा में, जो उन्होंने काम किए हुए हैं, और इसी तरह से FBR में उन्होंने इस तरह के काम किए हुए हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि नासूर हैं मुआशरे का, इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए इतने लंबे टाइम की ज़रूरत नहीं है। ऐसी इसकी तो मेरी गाड़ी की डिग्गी में तकरीबन 2 साल तक इसकी कम से कम 100 फाइलें इनके मुतल्लक जो हैं वो पड़ी रही हैं, और इसके ऊपर मैं स्टोरियाँ करता रहा हूँ। तो ये किन लोगों का काम है, नैब का या FIA का, या जिन लोगों का भी काम है, वो अगर करना चाहें तो दिनों में कर सकते हैं, और अगर ना करना चाहे तो ये 20-20 साल तक ये केसेस जो हैं वो लटकते रहते हैं। लेकिन अगर गरीब कोई शख्स कोई डबल रोटी किसी जगह से चोरी कर ले, उसकी खाल उतार देते हैं उठा के, और उसके टांगे तोड़ देते हैं, उसके बाजू तोड़ देते हैं। ये हमारा निज़ाम है एहतसाब का।
हम जो बार बार बात करते हैं कि रियासत मदीना है, तो रियासत मदीना में जिस तरह अभी चौहान साहब कह रहे थे कि चोर की सज़ा जो है वो अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी भी अगर ऐसा काम करे तो मैं उसके भी हाथ काट दूँ, तो यहाँ इस तरह से निज़ाम चलना चाहिए। हम 2-3 लोगों के हिसाब में फंस गए हैं और उधर ही रुके हुए हैं। यकीन माने अदारों में इस हद तक बुरी हालत है, आप जिस अदारे को उठा के देख लें, जिसका 400-500 अरब रुपए से ज़्यादा का कारोबार है, उसमें आपको करोड़ों रुपए की माहाना करप्शन मिलेगी, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, और राम राम से काम चल रहा है। ये अभी हालिया जो करप्शन इंडेक्स की रिपोर्ट भी आई थी इंटरनेशनल, उसमें भी ये नजर आया कि पाकिस्तान में करप्शन कम होने की बजाय बढ़ी है। और सारा जो इमरान खान साहब का सारा जो केस था, यानी जो उन्होंने 2018 में इलेक्शन लड़ा, वो इसी पर था, करप्शन के खात्मे पर। वो कहते हैं कि जी ऊपर की करप्शन जो है वो मुल्क तबाह करती है, नीचे की करप्शन मुल्क तबाह नहीं करती। लिहाजा बाबर डोगर साहब शायद वो इसको नीचे की करप्शन समझ रहे हैं कि नीचे अगर हो रही है तो क्या करें, जो ऊपर लोग हैं, बड़े बड़े हुक्मरान करप्शन ना करें, उनके पीछे जाया जाए, ये अफसरान करप्शन कर रहे हैं तो उनको करने दी जाए, ये क्या है? सामा साहब, जब तक अक्रॉस दी बोर्ड करप्शन के खिलाफ नहीं लड़ा जाएगा उस वक्त तक करप्शन ख़त्म नहीं होगी। अब इमरान खान साहब जो मर्जी कहते रहे, पीटीआई जो मर्जी कहती रहे, एक बड़ा क्लियर इंप्रेशन ये है कि जो अपोजिशन है उसको टारगेट किया जा रहा है। हुकूमत में जो भी है वो जो मर्जी करता रहे, उसको कोई नहीं पकड़ता। सर लेकिन ये तो उसके नैब बाद नहीं है मिसालें ना? आपके सर, पास हैं। इमरान खान साहब कहते हैं नैब पर तो हमारा है नहीं कोई असर रसूख, नैब इंडिपेंडेंट इदारा है, ये भी नोटिस नैब ने लिया है, उन्होंने किया है। तो नैब अगर कुछ करता है या तो उनको वो रोकें, रोक तो नहीं रहे, अगर वो कर रहे हैं साहब, 1 करोड़ 10 लाख डॉलर। वो एक इंग्लिश का मुहावरा है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, जी, कि आपका अमल जो है आपका जो अमली काम है वो आपके जो अल्फाज हैं उससे ज्यादा वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है। बिल्कुल सही। तो ये गवर्नमेंट जितना मर्जी कहती रहे कि नैब इंडिपेंडेंट है और नैब से हमारा लेना देना कुछ नहीं है, फिर मिनिस्टर जो है वो आए दिन ये भी कहते थे कि अब फलाना बंदा उसकी बारी आ गई, अब फलाने बंदे की बारी आ गई और ये अब पकड़ा जाएगा, अब ये पकड़ा जाएगा। तो चीज़ें तो बड़ी क्लियर हैं, आवाम को बड़ा क्लियर पता है कि जनाब गवर्नमेंट ये जो नैब है ये किस तरह से इस्तेमाल हो रही है और जो सारा कुछ कर रही है। असल चीज़ जो मैंने कही वो वही है कि अक्रॉस दी बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, फिर ना मिनिस्टर देखा जाए, ना फिर सबका मिनिस्टर देखा जाए, ना कोई ब्यूरोक्रेट देखा जाए, ना कोई तगड़ा ब्यूरोक्रेट। यहाँ पर बेताशा ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े ताकतवर जो लोग हैं, मैं आपको गिनाऊं जिस तरह से इन्होंने अभी गुलाम मुर्तज़ा साहब कह रहे थे कि एक ट्राले के ऊपर फाइलें आ जाएंगी, मैं आपको नाम बताता हूँ वो भी ट्राले के ऊपर आ जाएंगे, वो लोग जिनके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट की गई और उसके बाद आज तक उनको पूछा ही नहीं गया। अच्छा, ये तो हजारों के या तो 2 प्रोग्राम चाहिए थे उनके नामों के लिए जिनको हाथ ही नहीं लगाया गया। इसमें इंकशाफ हुआ कि 11.25 मिलियन डॉलर एक भारतीय शहरी कंपनी चेयरमैन का जो नाम है उसामा गाजी साहब, जो ये चेयरमैन जिनका ये नाम है, इन्होंने नादरा के लिए कुछ मशीनें खरीदी थी और वो मशीन करोड़ों की थी, करोड़ों की, और वो मशीनें तकरीबन ट्रिपल रेट के ऊपर खरीदी थी और उनके साथ जो पार्टनर थे, अगर उनका नाम लिया गया तो शायद हमारा प्रोग्राम ही खराब हो जाए। अच्छा, तो वो बस वो आगे पीछे हो गया सारा निज़ाम। लेकिन इसमें और इनके पार्टनर इन क्राइम जो जी, इसमें साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख भी हैं, एफबीआर के 2 साबिक चेयरमैन हैं, उनको भी नैब ने नोटिस जारी किए थे। वो पीपल्स पार्टी दौर में वज़ीर ख़ज़ाना थे उस वक्त और उनके नीचे रेवेन्यू डिवीज़न था और रेवेन्यू डिवीज़न में ये अली अर्शद हकीम साहब काम कर रहे थे। तो ये तो जाहिर बात है कि इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और इनके, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक नहीं है, कम से कम अगर नादरा के हवाले से देखा जाए तो अरबों रुपए की करप्शन नादरा में होगी इनकी, लेकिन क्योंकि उनके साथी पार्टनर्स ऐसे थे, अब वो उस तरफ से भी नहीं काम कर सकते। और इधर भी ये जल्टी कंपनी में भी अगर आप इसके बोर्ड अभी बताएं, अब अगर नैब कमीशन में, ठीक है, अब नैब जो है वो इस पर कार्रवाई कर रहा है, तो क्या नजर आ रहा है कि इसमें कोई रिकवरी हो सकेगी, इस केस को सही तरह चलाया जा सकेगा, या इतने सालों से जो केस पड़ा हुआ है ये इसी तरह ही रहेगा? क्योंकि जितना अरसा पुराना हो जाता है केस उतना मुश्किल हो जाता है कि उसमें से रिकवरी हो सके, कुछ उसका बन सके। अदम शवाहिद की बना पे रेफरेंस दायर नहीं किया जा सकता, इसका ये अंजाम होगा। नहीं, वाकई शवाहिद बाबर साहब नहीं होंगे आपके ख्याल से, या जो इशारा गुलाम रज़ा साहब कर रहे हैं कि असर रसूख बीच में आ जाता है? अब नैब पर भी अगर असर रसूख है तो और कितनी पावर चाहिए नैब को? उसामा साहब, ऑफ कोर्स जब नैब के पास कोई कंप्लेंट जाती है तो उसके साथ पूरे एविडेंसेस जाते हैं और नैब जो है वो सारे एविडेंसेस जो हैं उसी की बुनियाद पर जब उनको ये पुख्ता यकीन हो जाता है कि जनाब ये जो एविडेंसेस हैं ये इस काबिल हैं कि इनकी बुनियाद पर किसी के खिलाफ परसूख किया जा सकता है, तो तब उसको नोटिस जारी करता है। तो अब ये जिनको नोटिस जारी हुए और उसके बाद वो केस ठप हो गया, ख़त्म हो गया,
इसका मतलब ये है कि अगला असर रसूख वाला है, उसने उस पर फर्दर इंक्वायरी रुकवा दी और उसके बाद ख़त्म हो गया केस, खामोशी छा गई एक लंबे अरसे के लिए और वो पड़ी रहेगी जब तक इन्फ्लुएंशियल बंदा जो है वो अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करता रहता है। इस तरह की हज़ारों दरख्वास्तें। अब एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि पायलट प्रोजेक्ट में $11 मिलियन से ज़ायद रकम बगैर काम के एक गैर मुल्की कंपनी को दे दिए गए। $11 मिलियन, यानी कि 1 अरब से ज्यादा की रकम है, वो बगैर किसी काम के, बगैर किसी 2 अरब रुपया बन जाएगा। वो भी भारतीय है, वो भी भारतीय शहरी है। कंपनी अभी भी ऑपरेट कर रही है और तमाम काम उनके ट्रक्स आप देखें सड़कों पे नजर आएंगे आपको। गुलाम रज़ा साहब, आप तो ये कहा है कि शायद इस पर ना हो सके, लेकिन मैं फिर भी उम्मीद का दामन छोड़ना नहीं चाहता। हम इस पर नजर रखें, देखते हैं कि इस केस में क्या होता है, क्योंकि ये क्या बात हुई कि कौमी खजाना $1,10,00,000 चले गए, काम $1 का नहीं हुआ। ऐसे तो नहीं चलता। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।